हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। अब बीपीएससी का एग्ज़ाम कुछ ही महीना बचा हुआ है। मई ख़त्म होने के कगार पे है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका प्री होने जा रहा है। मतलब 4 महीना मुश्किल से बचा है। इस 4 महीने में आप सब लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है प्री की। और ख़ास करके आपको करेंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि करेंट अफेयर्स 30 से 35 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा हिस्ट्री के प्रश्न 35 से 40 पूछे जा रहे हैं। वैसे तो आपको सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, लेकिन जो एक करेंट अफेयर्स का जो एक मैटर है, उसको थोड़ा सा अलग से आपको तैयार करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस दिन ब दिन थोड़े से टफ होते जा रहे हैं और उसका पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसी बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा करेंट अफेयर्स का सेशन लाया गया है। और आई होप कि आप लोगों को इस करेंट अफेयर्स के सेशन से लाभ हो रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। एक न्यूज़ बिहार में अभी चर्चा में थी न्यूज़पेपर में, कि बिहार में मछली उत्पादन का जो जो मात्रा होती है, जो मछली उत्पादन की जो मात्रा है वो बढ़ी है। और 2023-24 में ये बढ़ कर के 8.73 लाख टन हो गया है। अब मछली उत्पादन का ये खबर तो है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो आइए हम देखते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मछली उत्पादक ज़िला कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा मछली उत्पादक ज़िला आ गया आपका मधुबनी, दूसरा दरभंगा, तीसरा पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। फिर आप देश के स्तर पर भी देख सकते हैं कि देश में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन है। पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। इसी प्रकार से समुद्री मछली के उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है। अब वैश्विक स्तर पे भी यह डाटा देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से एक बार सभी स्तरों पर देख लेंगे तो एक तरह से ये टॉपिक पूरा आपका तैयार हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा इस टॉपिक को देखने की कहीं और से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैश्विक स्तर पर चीन पहला है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, और भारत का स्थान तीसरा आता है। तो हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान तीसरा है। भारत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादक है, और बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादक मधुबनी है। अब इससे संबंधित मछली उत्पादन से संबंधित कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। मछली उत्पादन से जुड़ा हुआ जो क्रांति है उसको नीली क्रांति कहा गया है, नीली क्रांति नाम दिया गया है। और व्यापारिक स्तर पर जो मछली का उत्पादन होता है उसके लिए पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर नाम दिया गया है इसको। विश्व में समुद्री मछली उत्पादन के मुख्य जो क्षेत्र हैं वो हैं अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक, जॉर्जेज बैंक, डैगर बैंक। आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि ये सब बैंक कहाँ पर अवस्थित हैं, या मछली उत्पादन से कौन कौन से ये बैंक जो संबंधित हैं। ये बैंक बेसिकली अटलांटिक महासागर के तट होते हैं जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। मछली उत्पादन के लिए जो अनुकूल क्षेत्र होता है वो होता है 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र। क्योंकि 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में ठंडी और गर्म जलधारा जो होती है समुद्र की, उसका मिलन होता है। जब इसका मिलन होता है तो वहाँ पर प्लैंकटन नाम का पौधा इसकी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बढ़ती है। प्लैंकटन पौधे उगने से क्या होता है कि चूँकि प्लैंकटन पौधे का सेवन मछली करते हैं तो इसको मछली का यहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, उसकी ब्रीडिंग बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि मछली उत्पादन के अनुकूल क्षेत्र में छिछला समुद्र ज़्यादा अनुकूल रहता है, क्योंकि यहाँ पर मछली को आसानी से पकड़ा जा सकता है। फिर कोल्ड स्टोरेज रहना चाहिए, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन रहना चाहिए। ये सब मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं हैं।
तो आपने देखा मछली उत्पादन से संबंधित एक खबर को किस प्रकार से अलग अलग एंगल से हमको तैयार करना चाहिए, जिससे कि इस पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये हम हर स्थिति में इसको सॉल्व करने में सफल रहेंगे। अब अगला टॉपिक है, एक शब्द काफ़ी इकोनॉमिक्स का है ये। इकोनॉमिक्स के प्रश्न आप लोगों ने देखा कि करंट से जुड़े रहते हैं, कुछ करंट से जुड़े रहते हैं, कुछ ट्रेडिशनल से जुड़े रहते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है फिनटेक। ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है, और जैसे कि आपसे इससे इससे पूर्व भी इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें फुल फॉर्म पूछे गए हैं किसी न किसी इकोनॉमिक टर्म का। तो उसी तरह से एक टर्म आता है फिनटेक। आपको पूछा जा सकता है कि फिनटेक क्या है। तो ये एक्चुअल में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दो शब्दों का एक मेल है, जिसको वित्तीय और प्रौद्योगिकी शब्दों का एक संयोजन है, हिंदी में कह सकते हैं। यह उपभोक्ताओं तक वित्तीय जो सेवाएं हैं और या वित्तीय जो उत्पाद है उसको पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, इसी के लिए फिनटेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका उदाहरण क्या है कि आप बिना बैंक गए अपने मोबाइल से बैंक तक पहुंच सकते हैं, बैंक का खाता खोल सकते हैं। मतलब बैंक के जो वित्तीय प्रोडक्ट हैं उसका लाभ आप अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल अपने आप में मोबाइल से बैंकिंग चलाना अपने आप में एक फिनटेक का उदाहरण है। इसी तरह से आप अपने खाते को स्मार्टफोन से लिंक कर सकते हैं, और आप अपने स्मार्टफोन को डिजिटल वॉलेट में भी बदल सकते हैं। मतलब आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल रूप से भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपने पैसे तक, अपने अकाउंट तक पहुंच बना सकते हैं। इस साल आरबीआई द्वारा फिनटेक के क्षेत्र में एक कार्रवाई की गई है, और केवाईसी के नियम का पालन नहीं करने के लिए पेटीएम के भुगतान को बंद कर दिया है। अब पूछा जा सकता है आपसे, फिनटेक के संबंध में पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई द्वारा हाल में किस भुगतान बैंक को पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसका उत्तर होगा पेटीएम। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स चर्चा में रहा है, वो है ओरल हेल्थ डे। ओरल हेल्थ डे क्या है, इस साल चर्चा में रहा है क्योंकि मुंह के जो कैंसर हैं वो काफ़ी तेज़ी से दुनिया में, देश में बढ़ा है। इसके लिए ओरल हेल्थ डे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस पर प्रश्न। वैसे तो बहुत सारे डे हैं, सभी डे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो मुख्य है उसकी हम चर्चा अपने वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। तो इस साल 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाया गया। इस दिन लोगों को मुंह के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। मुंह के स्वास्थ्य यानी कि दांतों के स्वास्थ्य, मसूड़ों के स्वास्थ्य के बारे में, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सके। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च 2013 को पहली बार एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस बार का 2024 का थीम है ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी बॉडी। मतलब ए हैप्पी माउथ इज़ ए हैप्पी बॉडी, मतलब आपका मुंह अगर स्वस्थ रहता है तभी आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। मतलब चेहरे पर स्माइल हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए, तो ये एक फैक्ट हो गया। अब इसमें एक ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये संस्था के बारे में भी देख लेते हैं। एफडीआई वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन क्या है? यह दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट लोगों की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसकी स्थापना 1900 में की गई थी पेरिस में। समझ लीजिए कि कितना लोग यूरोप के जागरूक थे कि उसी वक्त इस तरह की आज से 125 साल पहले इस तरह की के संगठन को खड़ा किया गया था, और ताकि लोगों को अपने मुंह के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जा सके। एक और न्यूज में अगला देख लेते हैं कि जो चर्चा में रहा है काफ़ी, और इस पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये बात को बिल्कुल मन में गांठ बांध लेना है। और मेरा ध्येय रहता है, मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें पढ़ाने के बजाय कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जो है उस पर ही फोकस्ड रखें, क्योंकि मार्केट में आप ढेर सारी किताबें ऑलरेडी मार्केट से उठा कर लाते ही हैं। बहुत सारे आप चैनल को भी फॉलो करते हैं, बहुत सारे आप कोचिंग के नोट्स भी पढ़ते हैं।
इतने नोट्स और इतने बुक्स के बीच में आप लोग कहीं पर खो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन फैक्ट्स को, उन विषयों को पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ पर कि प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है। एक और जो न्यूज़ में रहा है तो वो रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के काफ़ी खबर में रहा है ये चर्चा में, और इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार के बीच और जो विपक्ष है उसके बीच में काफ़ी बहस चली है, काफ़ी खींचातान रही है। ये क्या है, पूरा पूरा मामला देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2023 में एक कानून लाया था, और उसने कानून में ये कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को रहने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके द्वारा कानून लाया गया था, और इसी बात को लेकर के काफ़ी बहस हुआ कि अगर न्यायपालिका को इस समिति से बाहर कर दिया जाता है तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हो जाएगी, और सरकार पर निर्भर हो जाएगी तो एक तरह से शंका रहेगा कि न्यायपालिका जो ये मतलब निर्वाचन आयुक्त सरकार के निर्देश पर काम करते हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। हम देख लेते हैं निर्वाचन आयुक्तों की, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में क्या प्रावधान है संविधान में। हमसे संविधान में जो प्रावधान हैं उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमको इस बात का ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 324 में 324 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं। इसमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या किसी अतिरिक्त चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन संसद इस संबंध में कानून बना करके कोई अतिरिक्त व्यवस्था कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और कोई अतिरिक्त चुनाव आयुक्त यदि कोई हो तो चुनाव आयोग के इसके सदस्य होंगे। मार्च 2023 के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले ने इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाया। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर देते थे, लेकिन मार्च 2023 में एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश तो मानेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी रहना चाहिए सहमति। और उसके द्वारा एक समिति का निर्माण का निर्देश दिया गया, जिसके निर्देश पर, जिसकी इस परामर्श पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता। इस समिति में कौन कौन लोग होते थे? प्रधानमंत्री होते थे पहला, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जो नया कानून लाया गया 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 2023 के एंड में, उसमें चयन समिति में जो मुख्य न्यायाधीश है उसको अलग कर दिया गया इस व्यवस्था से, और इसमें रखा गया प्रधानमंत्री को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को, और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक कैबिनेट मंत्री को इस समिति का सदस्य बनाया गया। ये मतलब 3 सदस्यीय समिति बनाया गया, और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जवाबदेही दी गई। मतलब इसमें क्या बदलाव किया गया? मुख्य न्यायाधीश को इस चयन प्रक्रिया से, निर्वाचन आयुक्तों के चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। इसी बात को लेकर के विवाद हो रहा था। तो मतलब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, संवैधानिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों के क्या कार्य हैं। इनका मुख्य कार्य है, आप सभी लोग जानते हैं, कि चुनाव आयोजित कराना। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि यह चुनाव जो है आयोजित कराएंगे। चुनाव आयोजित किसका किसका करा सकते हैं ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कुछ ऑप्शंस दे करके। ये करा सकते हैं संसद का, लोकसभा और राज्यसभा का। ये करा सकते हैं राज्यों के विधानसभाओं का, और भारत राज्य के विधान परिषद का, भारत के राष्ट्रपति का, और भारत के उपराष्ट्रपति का। इसके द्वारा चुनाव संपन्न कराया जाता है। लेकिन जो मुखिया का चुनाव है या ग्राम या फिर नगर पालिका का चुनाव है, ये चुनाव
चुनाव आयोग द्वारा नहीं संपन्न कराया जाता है, बल्कि इसका चुनाव कराने के लिए अलग से एक राज्य के स्तर पर निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 324 में प्रावधान जो किए गए हैं चुनाव आयोग का, ये चुनाव आयोग भी संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। और साथ ही साथ जो नगर पालिका और पंचायतों का इलेक्शन जो चुनाव आयोग कराती है, राज्य स्तर के चुनाव आयोग, वो भी संवैधानिक है, क्योंकि उसका भी उल्लेख संविधान में है। कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक है। संवैधानिक मतलब हो गया उसका उल्लेख संविधान में है। तो आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे ऑप्शन कि भारत के चुनाव आयोग, राज्यों के चुनाव आयोग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के चुनाव आयोग हैं और राज्यों के चुनाव आयोग दोनों संवैधानिक हैं। एक फैक्ट्स है, एक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, काफ़ी कठिन एक लाइन है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान दिया गया है, जिसका नाम हमने पढ़ा। यह सम्मान पाने वाले वह किसी विदेशी सरकार के पहले प्रमुख हैं। अब एक और फैक्ट्स जो चर्चा में रहा है वो है लॉन्च व्हीकल के बारे में, लॉन्च व्हीकल पुष्पक विमान के बारे में। जो अंतरिक्ष में हम लोग जो अपना सैटेलाइट भेजते हैं, उसको भेजने के लिए हम लोग लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्च व्हीकल को जो इस्तेमाल करते हैं वो कभी पहले क्या होता था, वो नष्ट हो जाता था। उसको लैंड कराने के बाद, वो जो सैटेलाइट को लैंड कराने के बाद जो लॉन्च व्हीकल है वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाता था। लेकिन हाल में अपने देश ने एक ऐसा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल इन्वेंट किया है, आविष्कार किया है, जिसको कि हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब उसको सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो वापस फिर धरती पर आ जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया है पुष्पक विमान। अंतरिक्ष में अभी थोड़ा सा इसमें बेसिक थोड़ा देख लेना होगा। केवल इसी फैक्ट्स के सहारे आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं। आपको लॉन्च व्हीकल के संबंध में थोड़ा और डिटेल देख लेना चाहिए। थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं क्या है। अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल या फिर प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तरह का रॉकेट होता है जिसकी मदद से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जैसा हमने पहले बताया। ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल या प्रक्षेपण यान मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं भारत के पास: पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको अंग्रेजी में PSLV और GSLV कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। PSLV क्या है? PSLV की मदद से हम वैसे सैटेलाइट को भेजते हैं जिससे कि तस्वीर खींची जाती है, निगरानी रखी जाती है पृथ्वी पर। जबकि GSLV के माध्यम से हम भेजते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीविज़न सैटेलाइट, जो हम लोग फ़ोन यूज कर रहे हैं या टेलीविज़न जो देखते हैं, उसके लिए जो सैटेलाइट भेजा जाता है, उस सैटेलाइट को हम GSLV लॉन्च व्हीकल से ही भेजते हैं अंतरिक्ष में। अब देख लेते हैं, कई बार आपसे पूछा जा सकता है GSLV के और PSLV के बारे में कि दोनों में क्या अंतर है। आपको कभी मिलान करने के लिए भी आ सकता है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। GSLV क्या है? GSLV एक ज़्यादा पावरफुल होता है PSLV से, और ये भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में, अधिक ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम रहता है। यानी कि GSLV 10,000 किलोग्राम के उपग्रहों को भी पृथ्वी के निचली कक्षा में जा कर के स्थापित कर सकता है, जबकि PSLV केवल 250 या 3,000 किलोग्राम तक के जो वज़न के उपग्रह हैं, केवल उसको ही कैरी कर सकता है। तो आपने देख लिया जो PSLV और GSLV के बारे में बेसिक्स हैं। इसके बाद जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से लॉन्च व्हीकल की मदद से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स चर्चा में रहा है, वो रहा है TB के बारे में। TB के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम फैक्ट्स। TB क्या है? यह घातक संक्रामक बीमारी है
मतलब संक्रामक बीमारी है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ये फैलता है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है टीबी। टीबी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। यह क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या हवा के माध्यम से, लार के माध्यम से संचारित होता है। 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस बैक्टीरिया की खोज किया था, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का कारण बनता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर रॉबर्ट कोच। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और भारत को 2025 तक टारगेट दिया गया है और विश्व को 2030 तक टीबी से मुक्त करने के लिए, टीबी को ख़त्म करने के लिए। वर्ष 2024 में विश्व को टीबी मुक्त करने के लिए थीम बनाया गया है, जो कि पूछा जा सकता है कि 2024 के विश्व के टीबी मुक्त करने का थीम क्या है। तो इसका थीम है हाँ, हम टीबी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका थीम यही है। टीबी का मुख्य कारण होता है गरीबी, कुपोषण। अभी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है टीबी को काउंटर करने के लिए, जैसे कि पोषण निश्चय योजना के तहत हर महीने उसके खाते में 500 रुपया बिहार सरकार दी रही है। इसी तरह निश्चय मित्र के द्वारा उनको पैकेज्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी सर्वेक्षण के साथ साथ टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया है। भारत बायोटेक ने स्पेन में बने तपेदिक के टीके MTB-वेक के देश में भी परीक्षण शुरू करने की तैयारी कर ली है। मतलब ये एक जो है नया टीका है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि MTB-वेक टीका किस बीमारी से लड़ने के लिए भारत द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। तो आपका उत्तर होगा टीबी। अगला जो फैक्ट है वो है शिव शक्ति के बारे में, जो चंद्रयान मिशन है हमारा, उससे संबंधित है ये फैक्ट्स। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, इसको देख लेते हैं क्यों चर्चा में रहा है ये टर्म। आपसे पूछा जा सकता है कि शिव शक्ति क्या है, तो उसका उत्तर होगा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंडिंग किया था उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। चंद्रयान 3 के बारे में देख लेते हैं कुछ बेसिक्स। चंद्रयान 3 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतारा गया था और दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर भेजने वाला ये चौथा देश है, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला ये पहला देश है। इससे पहले दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने नहीं भेजा था। तो ये हो गया चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक्स। अगला एक जो इम्पोर्टेंट रहा है वो है जनसंख्या रिपोर्ट के संबंध में। महिलाओं की जनसंख्या के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि महिला मतदाताओं के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। पुरुषों के मामले में बिहार जनसंख्या और मतदाता दोनों दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। तो ये सब फैक्ट्स है जिसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक और इम्पोर्टेंट जो चर्चा में रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस बार मानसून पूर्व बारिश के बारे में संभावना जताई गई है कि मानसून पूर्व बारिश अच्छी बारिश हो सकती है। इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए कि मानसून पूर्व बारिश क्या है। तो मानसून पूर्व बारिश अप्रैल में होता है, जो कि जो मानसून होता है उससे पहले जो बारिश होती है अप्रैल के महीने में, उसको मानसून पूर्व बारिश कहा गया है। हालांकि अनुमान तो लगाया गया था, लेकिन अपेक्षित उतनी नहीं रही। इसका परिणाम अप्रैल में बहुत कम ही जगह पर, इक्का दुक्का जगह पर बारिश हुई है। मानसून पूर्व बारिश बंगाल की खाड़ी के जो ऊपर जो आंधी आता है उसकी वजह से, जो नमी लेकर के, जो वहाँ के हवाएं नमी लेकर के जब आती हैं तट पर तो वर्षा होती है उससे।
इन हवाओं में क्या होता है कि तेज़ हवाएं होती है, मूसलाधार बारिश होते हैं और ओले भी पड़ते हैं। मानसून पूर्व वर्षा को अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे असम में चाय की बारिश कहा जाता है, टी शावर कहा जाता है, क्योंकि यह बारिश चाय की खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए उसको टी के शावर कहा जाता है। उसी तरह केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में इसको आम्र वर्षा मैंगो शावर कहा जाता है, क्योंकि यह मैंगो के फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इसी तरह से केरल और आसपास के इलाकों में इसको चेरी फूल या चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी शावर भी कहा जाता है, जो कि वहाँ के कॉफ़ी और जो कॉफ़ी के जो पौधे हैं उसके लिए फ़ायदेमंद होता है ये। मानसून पूर्व वर्षा भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित करता है? तो जैसा कि हमने बताया कि असम में मानसून पूर्व वर्षा को बारदोली छेड़ा के नाम से भी जाना जाता है और ये चाय की खेती के लिए लाभप्रद होता है। और पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से यह आम्र वर्षा बिहार में लीची के पैदावार को बढ़ाता है। लीची में जो मिठास आता है इसकी वर्षा के कारण आती है। एक अब अगला देख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट है कि प्रदूषण रिपोर्ट अभी ये जारी हुआ है कई संस्थाओं के माध्यम से, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। इसमें बांग्लादेश पहले स्थान पर और पाकिस्तान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और बेगूसराय देश में सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो आपसे ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि देश में सबसे प्रदूषित शहर किसको माना गया है। इसका उत्तर होगा बेगूसराय। याद रख लीजिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। राजधानी की श्रेणी में दिल्ली सबसे प्रदूषित है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रदूषण क्या है। बार बार हम लोगों की नज़रों से प्रदूषण गुजरता है, लेकिन कभी उसके फैक्ट्स के बारे में, उसके तथ्य के बारे में, जो वैज्ञानिक कारण है उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदूषण के जो एक टर्म है प्रदूषण, उसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है। और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है कि वातावरण में ग्रीन हाउस जो गैस बढ़ता है उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस क्या है वो देख लेते हैं। कई बार पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से किसको ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। इसका ग्रीन हाउस गैसों में आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और मीथेन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। और ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है और प्रदूषण बढ़ता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर भी कुछ आंकड़े अभी हाल में दिए गए हैं जो कि चर्चा में रहा है। देश भर में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार वायु गुणवत्ता की दृष्टि से तीसरा सबसे प्रदूषित शहर पटना बन गया है और हाजीपुर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ये भी बहुत ही अजीबोगरीब आंकड़ा है जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। देश भर में सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम को कहा गया है वायु गुणवत्ता के नज़रिए से। इसमें सबसे अजीब ये बात यह है कि दिल्ली से भी अधिक हवा जो पटना की प्रदूषित हो गई है। 17 अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक 2014 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्डों की मदद से मिलकर इसको तैयार किया गया था। इसमें 6 श्रेणियां होती हैं जो कि वायु की गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। और इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है इस पैरामीटर में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी श्रेणियां हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में। तो 6 श्रेणियां हैं और 8 प्रदूषकों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये रहा आज का इस हफ्ते का करंट आप लोगों के लिए। आप लोगों को करंट का ये सेशन कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप सभी लोगों को ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि 2 से 3 बार पूरा वीडियो ज़रूर देखें।
आप चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप टीचर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में अगले करेंट अफेयर सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।